डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमपी बोर्ड ने, एमपी बीएससी ने अपनी वेबसाइट पे प्रश्न बैंक जारी कर दिए। अलग अलग अध्यायों के हमारे 12th के प्रश्न बैंक में अलग अलग चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि वस्तुनिष्ठ हैं, समझ परक हैं, ज्ञान परक हैं, ये तीनों प्रकार के प्रश्न आना है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम हमारे चैप्टर 11 विकिरण की द्वैती प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन के एमपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के प्रश्नों को समझेंगे, उनके आंसर्स को समझेंगे, किस तरह से आपको लिखना है। तो पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जो ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर का पहला प्रश्न है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। जब एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, एक्सेलरेट होता है, तो उसके द्वारा जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K = QV इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, कन्वर्ट होती है, तो K = आता है QV। Q की जगह यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन लें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा स्मॉल e। तो 1 eV का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19, और ये 1 वोल्ट के विभवांतर में एक्सेलरेट हो रहा है, तो V की वैल्यू क्या होगी 1। तो अल्टीमेटली 1 eV, 1 का इसमें इंटू करेंगे यही कहेगा आएगा, ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। बहुत सारी और बड़ी यूनिट इसकी होती हैं। 1 eV बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, BeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV। तो जो ऊर्जा की इकाई है, इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होने पर जितनी गतिज ऊर्जा उसके द्वारा प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसका मान जूल में होता है 1 eV = 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। दूसरा क्वेश्चन है कार्यफलन और दहली आवृत्ति। देखिए, कार्यफलन भी ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? वर्क फंक्शन होता है, इसको इंग्लिश में वर्क फंक्शन कहते हैं। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितनी न्यूनतम ऊर्जा उसको देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए उस धातु के तल से, उसको कहते हैं कार्यफलन। यानी ये भी एनर्जी की मात्रा है, ऊर्जा की मात्रा है। कार्यफलन धातु का कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग धातुओं से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ धातुओं का कार्यफलन बहुत कम होता है। यदि हमें किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना है तो उसका कार्यफलन कम होना चाहिए, जिससे हमें कम ऊर्जा देनी पड़े और कम ऊर्जा देने पर ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उससे निकल सकें। तो कार्यफलन का क्या मतलब हुआ बच्चों? किसी धातु की सतह से, उसके तल से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। यह धातु की प्रकृति, सतह और अशुद्धियों आदि पर निर्भर करता है। इसको φ0 से या केवल φ से प्रदर्शित करते हैं। φ भी आप लिख सकते हैं, φ0 या φ, इससे शो किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन बैंक का थर्ड क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन यानी इलेक्ट्रॉनों का धातु के तल से उत्सर्जित होना। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की घटना को कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। सिंपल सी बात है। लेकिन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जबकि इलेक्ट्रॉन को दी गई ऊर्जा उस धातु के कार्यफलन से अधिक हो। ये बात हमने अभी पहले समझ ली है। किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब हम उसे इतनी एनर्जी दे रहे हों जो उसके कार्यफलन से अधिक हो।
कार्यफलन क्या? न्यूनतम ऊर्जा है धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। यदि हम कार्यफलन के बराबर ऊर्जा दे रहे हैं धातु के तल पर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, तो कार्यफलन से अधिक हमें ऊर्जा उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन उस धातु के तल से निकल सके। अब ये इलेक्ट्रॉन इमिशन 4 प्रकार का होता है। पहला, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक यानी गर्म करना। हम किस तरह से उत्सर्जित कर सकते हैं? एक तरीका ये है कि धातु को गर्म कर दिया जाए। गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब हम गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो धातु के तल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन, थर्मोनिक इमिशन। और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको थर्माइंस या तापायन कहा जाता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसी को कहते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें क्या कर रहे हैं हम? हमें धातु को ऊर्जा देनी है, वो किसी भी प्रकार से हम दें। यहां पर हम धातु को गर्म कर रहे थे, यहां हम धातु की सतह पर यदि उचित आवृत्ति का विकिरण आपतित कराएं, आपतित होने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इससे परिपथ में जो धारा बहती है उसको प्रकाश विद्युत धारा या फोटो करंट कहा जाता है। तो उचित तरंग दैर्घ्य या उचित आवृत्ति से मतलब क्या? वो ऐसी आवृत्ति हो जो धातु के कार्यफलन से अधिक ऊर्जा जिसमें हो, तब हम वो डालेंगे तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये दूसरा प्रकार। पहला क्या हुआ? तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा क्या हुआ? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तीसरा प्रकार है क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। किसी धातु के सिरों पर यदि प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं हम क्षेत्र उत्सर्जन। और एक चौथा होता है सेकेंडरी इमिशन, द्वितीयक उत्सर्जन। किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के आपतित होने पर उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। धातु की सतह पर ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन आपतित किए जाते हैं, वो अपनी ऊर्जा उस धातु के इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं जिससे वो वाइब्रेट होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वो सतह को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इसको कहते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन की मदद से ही हम धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करें तो ये द्वितीयक उत्सर्जन है। 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक का क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि हमने तीसरा प्रकार उत्सर्जन का अभी पढ़ा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये क्या है? जब किसी धातु की सतह पर, जो हमने अभी समझा, उपयुक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, परावैगनी विकिरण आपतित हो, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस पूरी घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश से हम धारा को उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब है इस घटना में जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश ऊर्जा है, उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और इस घटना में जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और परिपथ में बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब समझ में आया? धातु की सतह पर उचित आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया जाए, विकिरण आपतित किए जाए, जैसे परावैगनी विकिरण, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जब खोज हुई तो इसका एक्सप्लेनेशन तरंग सिद्धांत से नहीं दिया जा सका। तब नए सिद्धांत की जरूरत पड़ी प्रकाश के लिए, वो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। और इसकी व्याख्या फिर आइंस्टीन ने उस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत या फोटॉन सिद्धांत के आधार पर दी। प्रकाश को फोटॉन की तरह ट्रीट किया गया। अब इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम हैं। लेनार्ड का एक प्रयोग है, उस प्रयोग के आधार पर कुछ नियम इसके हैं, वो नियम आपको लिखना है। तो पहला नियम क्या है? धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं।
यानी जैसे ही हमने अल्ट्रावायलेट रेज या उचित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला तो उसमें कोई टाइम समय पश्चाता नहीं होती, टाइम नहीं लगता, गैप नहीं होता टाइम का। जैसे ही धातु के तल पर विकिरण डाले जाएंगे तुरंत ही धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विकिरण के धातु तल पर पहुंचने और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती, टाइम लैग नहीं होता, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित होने लगते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति न्यू, यहां 0 लिखते हैं, न्यू नॉट कहते हैं। अब ये देहली आवृत्ति की परिभाषा भी है। किसी भी धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं देहली आवृत्ति न्यू नॉट। यदि हम ऐसा प्रकाश डाल रहे हैं जिसकी आवृत्ति कम है, इस आवृत्ति से कम है, न्यू नॉट से कम है, तो इलेक्ट्रॉनों का धातु से उत्सर्जन नहीं होता। इससे अधिक होना चाहिए, यानी जो आप प्रकाश डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन धातु के तल से होगा। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। थर्ड, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या होगी। ये आवृत्ति के इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और चौथा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। जो न्यू है, जो आपतित विकिरण की आवृत्ति है, इसके अनुक्रमानुपाती। तो 4 पॉइंट आपको लिखना। पहले में कोई टाइम लैग नहीं होता, समय पश्चाता नहीं होती। जैसे ही विकिरण धातु के तल पर पहुंचे वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। दूसरे में आपको देहली आवृत्ति को समझाना है, यानी विकिरण जो आपतित हो रहा है उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तीसरा, संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो तीव्रता के अनुक्रमानुपाती और गतिज ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती। ये 4 पॉइंट आपको लिखना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसे आपको जरूर करना है। ये आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत की व्याख्या जो आइंस्टीन ने की है उसके पश्चात जो समीकरण बनता है उसको कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो चलिए, आइंस्टीन ने क्या व्याख्या की प्रकाश विद्युत प्रभाव की? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को आधार मान के की है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, देखिए लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा है कि 3 सिद्धांत आए। सबसे पहले न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया, कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ न्यूटन, लेकिन वो प्रकाश की घटनाओं की सही व्याख्या करने में असमर्थ हुआ। काफी लंबे समय तक वो माना जाता रहा, लेकिन बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या, व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवण की इत्यादि की न्यूटन नहीं कर पाए। वो कुछ कॉन्सेप्ट में कंट्राडिक्शन भी था, तो वो फेल हो गया। हाइगन ने तरंग सिद्धांत दिया, आज भी उसका उपयोग किया जाता है। तरंग सिद्धांत से व्यतिकरण की, विवर्तन की, ध्रुवण की, सबकी व्याख्या की जाती है, परंतु जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हुई तो तरंग सिद्धांत से उसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। तब प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। प्लांक ने यह कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडल्स के रूप में चलता है, और प्रत्येक पैकेट को क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि फोटान क्या है तो आपको यही लिखना है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडलों के रूप में चलता है। तो प्लांक ने यह माना कि एनर्जी का पैकेट है, एक तरह से इसको कण की तरह प्लांक ने माना जिसमें ऊर्जा है। इस पैकेट को कहते हैं फोटान। और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, और वो आवृत्ति जब समानुपाती होगी ऊर्जा E समानुपाती न्यू, तो वहां एक कांस्टेंट लगता है H, इसको कहते हैं प्लांक कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो फोटान की ऊर्जा होती है h न्यू और संवेग होता है h/लैम्डा। तो पहला समीकरण क्वांटम सिद्धांत से क्या आया, फोटान जो आपतित हो रहा है धातु के तल पर उसकी ऊर्जा E=h न्यू। आइंस्टीन ने फिर आगे ये कहा कि जब h न्यू ऊर्जा वाला फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो ये ऊर्जा दो प्रकार से खर्च होती है। पहला भाग इसका ऊर्जा का पहला भाग, ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय होता है, उत्सर्जित करने में खर्च हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, फाई नॉट या फाई कहते हैं। तो फाई क्या होगा, यदि दहली आवृत्ति न्यू नॉट है तो वो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है उसी को कहते हैं हम कार्यफलन। तो इस ऊर्जा E का एक हिस्सा इस कार्यफलन में खर्च हो रहा है। फाई इक्वल टू होगा h न्यू नॉट, ऊर्जा का ही हिस्सा है, इसमें से एक हिस्सा हो गया धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए खर्च हो गया। तो अब दहली आवृत्ति न्यू 0 है तो फाई इक्वल टू होगा h न्यू नॉट। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये ऊर्जा बट रही है दो हिस्सों में, यानी समीकरण में एक तरफ ये आएगा और बाकी ये आएगा h न्यू नॉट और दूसरा आएगा गतिज ऊर्जा। तो पहला हमने समीकरण बनाया h न्यू, ठीक है, ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में व्यय होता है जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। ये दूसरा समीकरण बनाया और तीसरा बनेगा इससे ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्राप्त कराने में व्यय होता है। जब धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यदि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आगे बढ़ेगा, उत्सर्जित होगा, तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, गतिज ऊर्जा की। तो आइंस्टीन ने कहा कि ये पूरी ऊर्जा केवल धातु के इलेक्ट्रॉनों को सतह से निकालने में खर्च नहीं होती, बल्कि दो हिस्सों में, एक कार्यफलन में, दूसरा उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, तब तो वो आगे बढ़ेगा। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो तो उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं, हाफ mv² होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ हमने v मैक्सिमम माना है वेग को, तो गतिज ऊर्जा E के होगी 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। ये समीकरण 3। कहने का मतलब हुआ कि ये जो ऊर्जा है फोटान की, ये इन दो हिस्सों में खर्च हुई, समीकरण 2 और समीकरण 3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि E बराबर फाई प्लस E के है समीकरण। कैसे, ये हमारा दूसरा समीकरण आया। तो आइंस्टीन के अनुसार हम ये कह सकते हैं फोटान की ऊर्जा कौन कौन से दो हिस्सों में खर्च हो रही है, कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी E इक्वल टू फाई प्लस E के। अब फाई का मान हमारे पास h न्यू नॉट है, E समीकरण 1 में, ये देखिए समीकरण 2 में, और समीकरण 1 ये है, चारों समीकरण यहाँ लिखे हुए हैं। समीकरण 1 ये फोटान की कुल ऊर्जा, एक हिस्सा कार्यफलन फाई इक्वल टू h न्यू नॉट, दूसरा हिस्सा गतिज ऊर्जा हाफ mv मैक्सिमम। तो इस समीकरण के अनुसार, चौथे के अनुसार E जो है वो फाई प्लस E के बराबर है। तो E का वैल्यू हम रखेंगे तो यहाँ आएगा h न्यू, ये चारों समीकरणों के मान रख दीजिए, h न्यू, फाई की वैल्यू h न्यू नॉट ये आ गई, E के की वैल्यू हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर। अब क्या करें, इसको यहीं रहने दें और h न्यू नॉट का यहाँ पक्षांतर कर दें। देखिए हमने लिख इस तरफ दिया है इसे, ये होगा h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं हाफ mv मैक्सिमम का स्क्वायर, h को कॉमन निकाल लीजिए, न्यू माइनस न्यू 0। ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। इसे आप लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हैं। C इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू इक्वल टू होगा C अपॉन लैम्डा, तो यहाँ C अपॉन लैम्डा आ जाएगा, यहाँ C अपॉन लैम्डा नॉट आ जाएगा, दहली तरंग दहरी, आप C को बाहर ले सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। लेकिन आप यहाँ तक करते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। खास बात ध्यान रखिए, ये जो आखिरी के 3 चैप्टर हैं जिसमें विकिरण की द्वैतीय प्रकृति है, परमाणु है और अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, इसमें से टोटल 28 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। तो 28 नंबर से तो आपका वेटेज 3 ही अध्याय है उस खंड में। ब्लूप्रिंट जो दिया है एमपी बोर्ड ने वो 3 हिस्सों में बटा है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। एक में शुरू में 3 यूनिट है, 3 अध्याय हैं, फिर 7 अध्याय हैं,
3 अध्याय हैं, फिर 3 अध्याय हैं, फिर 3 अध्याय हैं। तो 3 अध्याय में द्वैती प्रकृति छोटा अध्याय है, बचता है परमाणु, वो भी छोटा है। तो मेनली 4 नंबर के क्वेश्चन हम ऐसी आशा कर रहे हैं वो सेमीकंडक्टर से आएंगे, लेकिन आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण भी एक्सप्लेन करना थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन में समाहित किया जा सकता है। ये प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं, आपको मैं याद दिला दूं, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है प्रश्न बैंक का, किसी धातु का कार्यफलन फाई नॉट का मान 3 × 10⁻⁻19 जूल है। 26.52 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के फोटानों की संख्या की गणना कीजिए जिनकी ऊर्जा कार्यफलन फाई के बराबर है। अब देखिए इसे कैसे करें, क्या क्या दिया है। देखिए फाई नॉट दिया है कार्यफलन 3 × 10⁻⁻19 जूल, लैम्डा दिया है 26, तरंग दैर्घ्य 0.52 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए तो नैनो यानी 10 की घात ऋण 9 का गुणा, ठीक है, तो 10 की घात ऋण 9 का गुणा कर दिया। प्लांक कांस्टेंट ये हमेशा याद रखिए, ये वैल्यू होती है प्लांक नियतांक की 6.63 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। ये भी याद रखिए, आपको याद रखना है C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है, विकिरण की ये चाल है 3 × 10 की घात 8। अब फोटान की ऊर्जा का सूत्र है E = hν, अभी हमने आइंस्टीन समीकरण में इसको समझा है। न्यू = होता है C/λ, C = न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू = C/λ, C प्रकाश की चाल है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य। इससे हम ऊर्जा कैलकुलेट कर लें, कैसे कर लें, H की वैल्यू ये है 6.63 × 10⁻34, C प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 10⁻, लैम्डा ये है 26.52 × 10⁻⁻9। इसको हमने सॉल्व किया तो इसका 3 का और 6.63 का गुणा किया तो वो आया 19.89 × 10⁻⁻26। कैसे आया -26? ये मैं -9 को यहां ले गया, ठीक है, तो ये -26 आ गया और यहाँ पे ये कैसे आ गया, ये 9 ऊपर गया तो प्लस का हुआ, है ना, तो 33 और ये पॉइंट जो है मैंने यहाँ खिसका दिया तो -26 आ गया और इंटू 10⁻9 ये लिखा हुआ है, ये 8 था, मैंने इसको यहाँ पे खिसका दिया पॉइंट तो यहाँ एक और बढ़ गया तो 9 हो गया। अब हमने क्या किया, ये 26 में से 9 इसके घट गए, ठीक है, और ये 10 यहाँ से लेके इसमें गुणा कर दिया तो भाग देने के लिए 198.9 हो गया, तो यहाँ 26 में से 8 ठीक घटे तो 10 की घात ऋण 18 आ गया। अब इसमें इसका भाग दे दीजिए तो ये आएगा 7.5 × 10⁻18, यानी कुल मिला के आप कैलकुलेट करेंगे तो 7.5 × 10⁻18 जूल आएगा। ये तो फोटान की ऊर्जा आ गई, ठीक है। हमें निकालना है फोटान की संख्या। वो क्या कह रहे हैं, फोटानों की संख्या की गणना कीजिए जिनकी ऊर्जा कार्यफलन फाई नॉट के बराबर है। तो अब कार्यफलन बराबर होगा फोटानों की संख्या गुणित फोटान की ऊर्जा। एक फोटान की ऊर्जा, कार्यफलन एक फोटान की ऊर्जा होती है, तो फोटानों की संख्या मान लीजिए n है, तो फाई नॉट इक्वल टू होगा NE। n निकालेंगे तो आएगा फाई नॉट अपॉन E। फाई नॉट की वैल्यू ये दी है 3 × 10 की घात -19 और एनर्जी हमने एक फोटान की कैलकुलेट की, वो आई 7.5 × 10 की घात 18। इसको हमने पॉइंट को हटा दिए तो 30 हो गए, 30/75 और ये 18 ऊपर गया प्लस का हुआ 10 की घात 1। यहाँ इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 0.04। तो फोटानों की संख्या आएगी 0.04। इस पूरे को आप कैलकुलेट करिए और तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद को करके देखना है तो ये आएगा आंसर 0.04 या 4 × 10⁻²। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। पहले फोटान की ऊर्जा निकालना है, एक फोटान की, तो कार्यफलन होता है फोटान की ऊर्जा के बराबर फोटान की संख्या गुणित फोटान की ऊर्जा, तो फाई नॉट NE होगा, n निकालेंगे तो भाग दे देंगे। तो इस तरह से एक न्यूमेरिकल था। 8वां क्वेश्चन है, विकिरण की द्वैती प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसको हमें कैसे करना है, विकिरण का ड्यूल नेचर। देखिए ये क्या है, प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं,
जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या तरंग सिद्धांत से की जा सकती है। हाइगन का तरंग सिद्धांत से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम सिद्धांत से इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन प्रकाश की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव है, काम्पटन प्रभाव है, प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण, इन सब की व्याख्या केवल क्वांटम सिद्धांत से हो सकती है, तरंग सिद्धांत से नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब यह है कि प्रकाश संबंधी सभी घटनाओं को जो अब तक ज्ञात हैं, उनको समझने के लिए दोनों सिद्धांत आवश्यक हैं, तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों आवश्यक हैं। इसका मतलब है विकिरण कुछ घटनाओं में तरंग की तरह तथा कुछ घटनाओं में फोटान की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि जो क्वांटम सिद्धांत है वो एक तरह से कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। हमने ये कहा कि प्लांक ने ये कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है, तो वो कण स्वरूप है। तो हम जब प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फोटान सिद्धांत से कर रहे हैं, लेकिन व्यतिकरण को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो तरंग सिद्धांत से कर रहे हैं। तो इस तरह से विकिरण दो तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कभी तरंग की तरह और कभी कण की तरह। इस तरह से विकिरण की ये जो दो तरह का व्यवहार है, इस प्रकृति को कहते हैं द्वैती प्रकृति। विकिरण की इस नेचर को कहा जाता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन या विकिरण की द्वैती प्रकृति। नवा प्रश्न है, डी ब्रॉगली तरंगों के लिए फोटान का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, अथवा ये कैसे आएगा, डी ब्रॉगली तरंग सिद्धांत लिखिए एवं डी ब्रॉगली समीकरण की स्थापना कीजिए। डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। डी ब्रॉगली ने ये बहुत बड़ा सिद्धांत दिया था और बाद में डेविसन और जर्मर ने अपने प्रयोग के द्वारा इसकी सत्यता को प्रतिपादित भी किया। डी ब्रॉगली ने यह कहा कि प्रत्येक जो मूविंग पार्टिकल है, गतिशील कण है, उसके साथ एक तरंग संलग्न होती है। इस तरंग को द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। यदि किसी कण का संवेग p हो और प्लांक नियतांक h हो, तो उस गतिशील कण से संबंध तरंग की तरंग दैर्घ्य, ये जो है वो डी ब्रॉगली का समीकरण है। ये पूरा आप लिखेंगे तो ये डी ब्रॉगली का सिद्धांत है। क्या लिखना है, गतिशील कण के साथ तरंग जुड़ी रहती है, तरंग संलग्न रहती है, उसको द्रव्य तरंग कहते हैं या डी ब्रॉगली उनके नाम पर डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। तो ये सिद्धांत और ये समीकरण है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, जहां h प्लांक नियतांक है और p गतिशील कण का संवेग है। यदि ये प्लांक नियतांक हो, ये संवेग हो, तो जो तरंग उसके साथ जुड़ी है वो होगी लैम्डा बराबर h अपॉन p। अब यदि m द्रव्यमान का कण, सभी कणों के लिए बात हो रही है, v वेग से गतिमान हो, तो उसका संवेग p बराबर क्या होता है, mv। तो डी ब्रॉगली का तरंग समीकरण इस तरह से लिखा जाता है। फिर p की जगह हम क्या लिख देंगे, mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन mv। ये पूरा डी ब्रॉगली का समीकरण है। अब हमें इसे सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे निकालेंगे? हमने अभी पढ़ा कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटान की ऊर्जा होती है E इक्वल टू एच न्यू। ये हमारा क्या आया, समीकरण 1। अब यदि फोटान m द्रव्यमान का कण है तो आइंस्टीन का ही समीकरण है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। 11वीं में आपने पढ़ा है, 10th में भी इसको समझा है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां c प्रकाश की चाल होती है। तो ये फोटान यदि कण है तो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या कहता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। वो आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण है E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू। अब हमने इसको क्या किया, इसमें से एक c, mc स्क्वायर का मतलब m इंटू c, इनमें से एक c का पक्षांतर कर दिया, वो यहाँ बटे में आ जाएगा। यह हमारा समीकरण 3 हो गया। अब आप जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है द्रव्यमान गुणित वेग, प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल, ये क्या होगा, संवेग होगा। c इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, न्यू आवृत्ति, लैम्डा तरंग दैर्घ्य, और m इंटू c क्या होता है, p फोटान का संवेग। तो समीकरण 3 में इस c की जगह हम क्या लिखें, न्यू लैम्डा, और इस mc की जगह हम क्या लिखें, p। तो हमारा समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा, m इंटू सी की जगह हमने p लिखा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लिखा, इस न्यू से इस न्यू को हमने कैंसिल कर दिया, तो p इज इक्वल टू आ गया h अपॉन लैम्डा। लैम्डा को यहाँ ले आइए, पक्षांतर करें तो p नीचे आ जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये डी ब्रोगली के तरंग समीकरण की स्थापना होगी। बहुत आसान सा है, छोटा सा है।
इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं, ये तो हमारा समीकरण आ गया लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। ये डी ब्रोगली का समीकरण सभी द्रव्य कणों के लिए लागू होता है, केवल फोटान के लिए नहीं। ये हमने निकाला फोटान के संदर्भ में, लेकिन डी ब्रोगली का ये समीकरण सभी मूविंग पार्टिकल के लिए लागू होता है। यदि m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है तो कण का संवेग p बराबर क्या होगा, mv। तो इस p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन mv। ये भी डी ब्रोगली का, ये सारे कणों के लिए है, और ये जो फार्मूला है जो हमने डेराइव किया है ये फोटान के लिए है, विकिरण के लिए। 10वां बड़ा प्रश्न है, 4 नंबर के प्रश्न में आएगा। जो डी ब्रोगली का तरंग समीकरण है उसकी सत्यता का प्रतिपादन डेविसन और जर्मन ने अपने एक प्रयोग से किया था। इस प्रयोग में 1925 में वैज्ञानिक डेविसन और जर्मन ने निकल क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज के विवर्तन प्रयोग द्वारा डी ब्रोगली समीकरण की सत्यता को प्रमाणित किया और यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन जो कि कण है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये इस प्रयोग के द्वारा इन दोनों वैज्ञानिक डेविसन और जर्मन ने प्रूफ किया था। अब इसका सेटअप क्या है, इसका सेटअप क्या है, ये है कि यहाँ जो आपको F दिख रहा है ये एक फिलामेंट है, टंगस्टन का एक तंतु है, फिलामेंट है। B जो है वो विद्युत स्रोत है, यानी यहाँ एक हाई टेंशन बैटरी लगी हुई है। D एक डिटेक्टर है, संसूचक है। S क्या है, एक वृत्तीय स्केल है, ये S जो है ये एक स्केल है। और C एक खोखला बेलन है, यहाँ पर ये कैथोड की तरह काम करता है। और A एनोड है, कैथोड और एनोड मिला के एक तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक गन बनती है। और N ये निकल का क्रिस्टल है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज निकलता है और निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है। उसके बाद यहाँ पर इसका विवर्तन हो जाता है सभी दिशाओं में, जिसे इस डिटेक्टर के द्वारा, संसूचक के द्वारा खोजा जाता है। इसके साथ एक धारा मापी लगा हुआ है जिससे तीव्रता का मापन किया जाता है। तो आपको ये चित्र बनाना है, ये पहले लिखना है उपकरण का वर्णन। अब हम बात करेंगे इसकी कार्यविधि की। क्या करते हैं, फिलामेंट F को ये विद्युत क्षेत्र B जो है हाई टेंशन बैटरी से गर्म किया जाता है। एनोड A और कैथोड C एक इलेक्ट्रॉन गन की तरह व्यवहार करते हैं। जब इसको गर्म किया तो ये तंतु जब गर्म होता है, फिलामेंट गर्म होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गन से ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज है इस निकल क्रिस्टल N पर आपतित होता है तो ये विभिन्न दिशाओं में विवर्तित हो जाता है, डिफ्रैक्शन हो जाता है इसका, जो एक संसूचक D के द्वारा खोज लिया जाता है। इसके साथ एक धारा मापी G लगा होता है जिससे धारा की प्रबलता का मापन किया जाता है। अब ये जो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है जो टकरा के यहाँ आ रहा है, इनके बीच का कोण यदि फाई है और तीव्रता I का मापन है। ये जो फाई है इस एंगल को हम नापते हैं। फाई का मापन वृत्तीय पैमाने से, ये जो सर्कुलर पैमाना है इससे इस एंगल का मापन किया जाता है। अब इस प्रयोग को अलग अलग, ये जो एक्सेलरेटेड पोटेंशियल हम लगा रहे हैं, यहाँ जो बैटरी से इसको गर्म कर रहे हैं, इसको अलग अलग वोल्टेज के लिए, अलग अलग विभवांतर के लिए दोहराया जाता है। इस प्रयोग में देखा गया कि 54 वोल्ट और 50 डिग्री कोण पर यहाँ पर वोल्टेज रखा जाए 54 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज 40 वोल्ट, 44 वोल्ट, 40 वोल्ट, 48 वोल्ट और अलग अलग कोण पर इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये देखा गया कि 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर कोण पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता I जो है वो अधिकतम होती है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकले, ये इस तरह के ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ चित्र में दिख रहा होगा आपको 44 डिग्री पर इस तरह का कर्व मिलता है। विभिन्न त्वरक विभव 44 वोल्ट, 48 वोल्ट, 54 वोल्ट और 64 वोल्ट के लिए I और फाई के बीच में, ये I और फाई के बीच में हम आपतित किरण के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, बहुत सारे ग्राफ। तो इन ग्राफों को देखने से स्पष्ट है कि 44 डिग्री पर जब ये ग्राफ खींचा जाता है तो इस वक्र में एक उभार, 40 पे बिल्कुल सपाट आता है, लेकिन 44 डिग्री पे ये एक उभार दिखाई देने लगता है इस वक्र में। जो विभव आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो 44 डिग्री से 48 किया तो ये उभार बढ़ने लगता है, बढ़ता जाता है।
लेकिन 54 डिग्री पर और 50 डिग्री कोण पर ये जो यहाँ पर उभार आ रहा है ये कर्व में ये सबसे अधिक होता है, और इसके बाद आप बढ़ाएंगे वोल्टेज को 64 वोल्ट करेंगे तो ये घटने लगता है, ये उभार फिर से घटने लगता है। इसका मतलब है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज 50 डिग्री पर तरंग की तरह व्यवहार करता है। और इसकी पुष्टि एक ब्रैग समीकरण है विवर्तन में जो आता है 2d sin थीटा = n लैम्डा से भी होती है। इससे इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग दैर्घ्य ज्ञात की जाए और यहाँ इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंग दैर्घ्य ज्ञात की जाए, वो बराबर आती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुंज तरंग की तरह व्यवहार करता है और यही डी ब्रोगली संबंध है। तो डेविसन और जर्मर का जो प्रयोग है उसमें आपको चित्र बनाना है, ये ग्राफ बनाना है। याद रखना है कि 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर सबसे अधिक होता है विवर्तन, या ये जो उभार है वो सबसे अधिक होता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पुंज है या इलेक्ट्रॉन है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि कोई भी गतिशील कण है उसके साथ एक तरंग संलग्न रहती है। डी ब्रोगली समीकरण की सत्यता का प्रतिपादन हो जाता है। और लैम्डा ब्रैग समीकरण से और डी ब्रोगली इक्वेशन से निकालें तो वो बराबर आती है। ये बड़ा क्वेश्चन था, 4 नंबर में आएगा। 11वां प्रश्न है, ये अब आपके एप्लीकेशन बेस्ड हो गए, एनालिटिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं ये, ठीक है। 11वें प्रश्न से, प्रकाश का संचरण फोटॉन के द्वारा होता है तो भी हमें अपनी आंख में पड़ने वाले प्रकाश का रूप असतत डिसकंटिन्यूअस प्रतीत नहीं होता, क्यों? ठीक है, तो इसका कारण ये है कि हमारी आंख के रेटिना पर किसी भी फोटॉन का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। यदि फोटॉन इससे कम समय पर आकर रेटिना से टकराता है तो प्रकाश कंटिन्यूअस प्रतीत होता है 1/10 सेकंड से, तो वो सतत प्रतीत होगा। लेकिन जब प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो रेटिना पर प्रति सेकंड 10⁸ फोटॉन आपतित होते हैं, जिसके कारण प्रकाश सतत प्रतीत होता है, असतत नहीं। 1 सेकंड में 10⁸, तो ये जो है वो सतत प्रतीत होता है। इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस पर आपतित होते हैं, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हुआ। ये जो कारण है वो स्पष्ट हो गया कि तो इस तरह से आप इसको करिएगा। 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी धातु की प्लेट पर एक ही आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो भी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं अलग अलग क्यों होती हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किसी भी धातु की सतह पर तो होते नहीं है, वो अलग अलग ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। आपको पता है जो नाभिक के पास होंगे इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के द्वारा या धनायनों द्वारा ज्यादा आकर्षण बल से बंधे होते हैं, और जो नाभिक से दूर होंगे यानी आउटर ऑर्बिट में होंगे वो कम बल से बंधे होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर होते हैं उन पर धनायनों का आकर्षण बल कम होता है, किंतु जो इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर होते हैं उन पर धनायनों का आकर्षण बल अधिक होता है। जब धातु के अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटॉनों द्वारा ऊर्जा दी जाती है तो इसका एक भाग आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में व्यय हो जाता है, बाहर तक उसको लाने में खर्च हो जाता है, क्योंकि वो तीव्र बल से बंधे हैं, जिसके कारण इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उनको बाहर निकलने के लिए आकर्षण बल जो नाभिक का है, धनायनों का है, उसके विरुद्ध कम कार्य करना पड़ता है, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिक होती है। इस प्रकार यदि धातु की प्लेट पर एक ही आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। सिंपल सा आपको मैं बता दूं कि जो धातु के अंदर होंगे उनको निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। जो धातु की सतह पर होंगे उनको निकालने के लिए कम कार्य करना पड़ेगा। तो जो अंदर वाले हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है और बाहर वालों की ऊर्जा अलग होती है, इसलिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। 13वां क्वेश्चन, निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है? प्रकाश विद्युत सेल में निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि कैथोड पर आपतित प्रकाश की नंबर 1 तीव्रता और नंबर 2 आवृत्ति बढ़ा दी जाए? तो देखिए, प्रकाश विद्युत सेल जो होता है, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, लेनार्ड के प्रयोग में भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। फोटो सेल का जो होता है एनोड के उस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव कहते हैं जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। देखिए, प्रकाश विद्युत सेल में क्या होता है, इस तरह से एक निर्वातित वाल्व होता है, उसमें यहाँ एक एनोड होता है और यहाँ
एक क्षारीय धातु का लेप कर दिया जाता है, सीजियम का या सोडियम का, और यहाँ से थोड़ी सी जगह होती है, प्रकाश को डाला जाता है। जब प्रकाश को ये कैथोड पर पड़ता है क्षारीय धातु पर और उसकी तीव्र आवृत्ति जो है कार्यफलन से अधिक होती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये होता है पॉजिटिव चार्ज पे एनोड और ये होता है नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव है एनोड, तो ये दो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनको आकर्षित करने लगता है, बाहरी परिपथ में धारा बहने लगती है। अब यदि एनोड को ऋणात्मक विभव पर रखा जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं होते, फिर भी उनमें एक धारा बहती है, उसको संतृप्त धारा कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसके ऋणात्मक विभव को बढ़ाया जाता है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 की तरफ जाने लगता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि एक विशेष ऋणात्मक विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। उसको कहते हैं निरोधी विभव। प्रकाश विद्युत सेल या फोटो सेल के एनोड के उस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव कहते हैं जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है। ठीक है। अब एक बात, दो बातें पूछी हैं। तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, आवृत्ति बढ़ा देने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीव्रता ज्यादा है या कम है, ये निरोधी विभव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होती है, निरोधी विभव उतना ही अधिक ऋणात्मक होता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा ये ऋणात्मक होगा। 14वां प्रश्न है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु के कार्यफलन से किस प्रकार परिवर्तित होती है। देखिए, जब किसी धातु के तल पर उचित आवृत्ति का प्रकाश फोटान पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया। इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन ने क्या कहा था, वो जो आपतित फोटान की ऊर्जा है वो 2 हिस्सों में खर्च होती है, कार्यफलन और एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, E = 5 + EK। अब ये वाला जो समीकरण है ये हमें स्पष्ट कर रहा है कि यदि फाई का मान ज्यादा है तो EK का मान क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा EK कम होगी। और फाई का मान यदि कम है, फाई का मान यदि कम है तो EK का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की EK अधिक। यही कारण है कि धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। कार्यफलन कम होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। यही निर्भरता है उसकी। अधिकतम गतिज ऊर्जा धातु के कार्यफलन पर किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो कार्यफलन कम रहेगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी। तो उत्सर्जन के लिए कार्यफलन को कम होना चाहिए। 15वां प्रश्न है और ये आज के लेक्चर का लास्ट प्रश्न है। और भी क्वेश्चन MP बोर्ड के इस चैप्टर के प्रश्न बैंक में है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, उनको भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। निम्न राशियों के मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। प्लांक नियतांक, दहली आवृत्ति, कार्यफलन, डी ब्रॉगली तरंग है। पहला प्लांक कांस्टेंट। प्लांक का कांस्टेंट क्या है, H है। ये क्वांटम सिद्धांत है प्लांक का। H = h न्यू। तो H इससे निकालें तो E/ν। E क्या है, एनर्जी। एनर्जी का विमीय सूत्र क्या है, mL2T-2। कार्य का जो विमीय सूत्र है, बल गुणित विस्थापन। बल का होता है mLT-2, विस्थापन का L तो mL2T-2। न्यू होती है आवर्तकाल की उल्टी, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो T-1 इसको ऊपर ले जाइए तो -2 और +1 तो mL2T-1। ये प्लांक कांस्टेंट। दहली आवृत्ति है, आवर्तकाल की उल्टी होगी, 1/T T-1 यानी m0L0 T-1। ये न्यू यानी दहली आवृत्ति। आवृत्ति का जो विमीय सूत्र वही दहली आवृत्ति का। कार्यफलन, वर्क फंक्शन, ऊर्जा है वर्क फंक्शन। क्या पढ़ा है आपने, किसी धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसका कार्यफलन या दहली ऊर्जा कहलाती है। तो फाई = क्या होता है, h/0। H का हम ले आए ये mL2T-1 और μ0 का यानी न्यू का वो क्या है, T-1। तो T-1 और T-2 तो mL2T-2। ये जो ऊर्जा का विमीय सूत्र है वही कार्यफलन का है, क्योंकि कार्यफलन तो ऊर्जा ही है ना, वो न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के तल से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है।
आखिरी तरंग दैर्घ्य है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, हम इसको समीकरण से निकाल लेते हैं। डी ब्रॉगली के जो तरंग दैर्घ्य होगी वो मीटर है, उसका मात्रक मीटर है तो एल होगा उसका विमीय सूत्र। लेकिन आया कैसे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। एच का विमीय सूत्र हम निकाला ml2t-1 और p का संवेग का द्रव्यमान गुणित वेग mlt-1, तो ये m ऊपर जाएगा तो 0, l ये 2 में से 1 गया था l, और t-1 यहाँ गएगा +1 t0। मैंने कहा था लेंथ तरंग दैर्घ्य माने लंबाई, तरंग की लंबाई, तो लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है, l होता है। तो इस तरह से हमने एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट है www.mpbse.nic.in पर हमारे इस अध्याय के विकिरण की द्वैतीय प्रकृति के जितने क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिए गए हैं जो कि सब्जेक्टिव हैं और एनालिटिकल हैं, उनको हमने समझा। कुछ और प्रश्न रह गए होंगे उनको आप करिएगा, समय मिलने पर मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव भी है उसमें, तो आप इनको दोहराइएगा और करिएगा और अपने टीचर से मार्गदर्शन भी लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।